हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 175 तक। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ई नॉट और अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। इफ द फील्ड करंट इज हैव्ड द ओपन सर्किट वोल्टेज विल बी, यानी आपने अगर फील्ड करंट को आधा कर दिया, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसमें क्या इफेक्ट आएगा ये पूछा है। ठीक है, सिंस देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोला है तो पहले इसको बना देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये हमारा कोई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, देखो नाम में क्या सेपरेट। ठीक है, तो सेपरेट का मतलब जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना, उसको हम अलग से सोर्स से एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो ये अलग से सोर्स हो गया हमारा वीएफ और यहाँ से ये हमारा हो गया फील्ड करंट। ठीक है, इससे फील्ड वाइंडिंग हमारी है, इसको एक्साइट करेंगे। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए। ठीक है, और फिलहाल इसने बोला जो ओपन सर्किट वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो हमारा हो रहा है ई नॉट। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने ई नॉट लिख लिया यहाँ तक। ठीक है आपका, अब देखो इसमें सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझो। देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे देखो देखो ये आपका है फ्लक्स। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लक्स एंड ये आपका हो गया फील्ड करंट। ठीक है, अब देखो फ्लक्स हमेशा तो बढ़ता जाता है नहीं, फील्ड करंट बढ़ा रहे हो फ्लक्स बढ़ता जाएगा ऐसा तो कभी होता नहीं। ठीक है, सिंस आपकी देखो नॉन लीनियर सेचुरेशन की बात आ जाती है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो सिंपल क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यानी फील्ड करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, यानी बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे ये फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये फ्लक्स हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, और देखो जो फ्लक्स जब कांस्टेंट हो जाता है तब आपका ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेशन में रहता है आपके फ्लक्स के साथ। ठीक है, यानी फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ईएमएफ ज़्यादा होगा, बट अगर फ्लक्स कहीं पे कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो मान लेते हैं फिलहाल जो भी ये फील्ड करंट है, ठीक है, दो पॉइंट लेके चलते हैं। देखो एक ये पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, अब देखो सिंपल कोई वैल्यू लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो फील्ड करंट था वो था 5 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं फील्ड करंट हमारा था 10 एम्पियर। ठीक है, यही था। अब देखो इनिशियली जब हमने सिंपल हमारा जब ई नॉट वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ई नॉट, तब हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा ईएमएफ हो रहा है इंड्यूस ई नॉट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और करंट कितना 10 एम्पियर। अब इसने बोला इस करंट को मैं आधा कर दूँ, तो 10 एम्पियर का आधा कितना होगा 5 एम्पियर। तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे भी आपका देखो फ्लक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस पूरी लाइन पे आपका फ्लक्स कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, सेचुरेशन है, तो फ्लक्स यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी आपका ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा, ई नॉट ही होगा। ठीक है, यानी इस केस में हमने क्या देखा कि आपका करंट जब आप फील्ड करंट को आधा कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपका जो ईएमएफ है, यानी फील्ड करंट को इस केस में, ठीक है, ये आपका सेचुरेशन का केस है, फील्ड करंट को आप अगर आधा कर देते हो तो इस केस में आपका जो ईएमएफ है वो अभी भी कितना रहेगा, ई नॉट ही रहेगा। ये क्लियर है, बिकॉज ये आपका सेचुरेशन का केस हो गया। क्लियर है। अब देखो अगर ये वाला केस नहीं होता, ठीक है, मान सकते जरूरी थोड़ी कि सेचुरेशन का ही केस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कि सेचुरेशन का ही हो। अब मान लेते देखो इनिशियली हमारा था 5 एम्पियर, इसको हमने आधा करना है तो आधा कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, आधा मतलब 2.5 एम्पियर, तो कहीं पे ये 2.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, 2.5 एम्पियर, तो अगर आधा कर दिया फील्ड करंट तो फ्लक्स भी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स हमारा आधा हो गया, और सिंस हमारा ईएमएफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है तो फ्लक्स आधा हुआ तो ईएमएफ भी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें देखो, इस केस में हमने क्या किया, फ्लक्स फील्ड करंट को आधा किया। ठीक है, फील्ड करंट को हमने आधा किया, तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया कि सेचुरेशन है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, जब फील्ड करंट को आप आधा करोगे, यानी कि जब आपका फील्ड करंट है, ठीक है, इसको जब आधा करोगे इस क्वेश्चन में, तो आपकी इसकी वैल्यू देखो सिंपल ई नॉट भी हो सकती है। ठीक है, अगर सेचुरेशन में हो तो ई नॉट होगी, या फिर आपका E0/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखो सिंपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, या तो आपका होगा देखो मे बी, ठीक है, ई नॉट से बड़ा, ठीक है, मे बी ग्रेटर देन ई नॉट। ठीक है, और हम बोल सकते हैं सिंपल E0/2। ठीक है, बिकॉज ई नॉट ऑब्वियसली बात है E0/2 से बड़ा होगा, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं ना, या तो होगा E0/2 से बड़ा, या फिर सिंपल वैल्यू होगी E0/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। The voltage at the terminal of a DC series generator running at rated RPM and no load will be। अब देखो सिंस इसने डीसी सीरीज जनरेटर बोला है, ठीक है, तो सीरीज में सिंपल पहले पहले हमेशा जो भी देखो जनरेटर दिया हो ना, तो एक बार आप ड्रॉ कर दो, तो क्या होगा, जो आपकी इसके डेटा जो होते हैं वो आपको सिंपल क्लिक हो जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है, कि आपको ये करना है ये करना है। देखो ये हमारा हो गया कोई डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये सीरीज वाइंडिंग हो जाती है, ये हमारी हो गई
सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं और वायर हम मोटा यूज़ करते हैं, ठीक है, थिक वायर। अब देखो लोड कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लोड नहीं है ना, तो लोड नहीं है तो यहाँ पे करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा, यानी 0 एम्पियर होगा, ठीक है, बिकॉज लोड नहीं है। और ये हमारी होती है देखो सीरीज वाइंडिंग, तो इसको आर एस ही लिख लेते हैं। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है तो आर ए, और यहाँ पे हमारा ई एम एफ इंड्यूस होगा, सिंस आर्मेचर में ई एम एफ इंड्यूस होगा तो उसको आप सिंपल ई ए लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभार ई जी लिखते हैं जनरेटेड वोल्टेज, वो आपके अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया इसने कि नो लोड है, नो लोड है यानी हमारा लोड करंट 0 है, ठीक है। या फिर सिंपल बोल सकते हो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर सीरीज वाइंडिंग के थ्रू कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा यानी आपकी कुछ भी एक्साइटेशन नहीं है, ठीक है, यानी आप कॉइल को एक्साइट ही नहीं कर रहे आप सीरीज वाइंडिंग को। अगर सीरीज वाइंडिंग को आपने कोई एक्साइट ही नहीं किया तो आपका कोई फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी आपका क्या हुआ, कोई सीरीज फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें पता है कि डीसी सीरीज हो, डीसी शंट हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड हो, ये सारे कैसे जनरेटर है, ये आपके सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर है, ठीक है। अगर उनमें एक बेसिकली एक रेजिडुअल फ्लक्स होता है, ठीक है, पहले से उसमें एक फ्लक्स प्रेजेंट रहता है जो आपके ईएमएफ इंड्यूस को या फिर वोल्टेज बिल्डअप को स्टार्ट करवाता है। अगर वो नहीं हो रेजिडुअल फ्लक्स तो आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसमें पहले से एक फ्लक्स प्रोड्यूस रहता है, ठीक है, उसकी वजह से अब सिंपल एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बिकॉज देखो सीरीज फ्लक्स तो आपका 0 हो गया, तो बचा कौन सा फ्लक्स, सिंपल एक रेजिडुअल फ्लक्स हुआ, यानी कि अब आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपका सिर्फ कौन सा फ्लक्स होगा, ए आर, यानी रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से, ठीक है, ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स। और इसकी वैल्यू देखो मैंने बताई थी बहुत कम होती है, 2 to 4 वोल्ट, ठीक है। बेसिकली देखो आप जो मशीन बनाते हो ना, कोई भी जनरेटर बना रहे हो, डीसी सीरीज, डीसी शंट, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर किससे बनाते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हो, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पहले से उसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है, यानी उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से ही रखते हैं, ठीक है, पहले से रखते हैं, उस वजह से ही आपका ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पूरा आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। सेपरेटली में ऐसी हमें जरूरत नहीं है, बट ये जितने भी दूसरे डीसी सीरीज, डीसी शंट ये है ना, ये सेल्फ एक्साइटिंग है, यानी पहले क्या करते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स से यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज इंड्यूस होगा, फिर थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होते ही यहाँ पे ये सीरीज वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, उस फ्लक्स से और ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ऐसे ये पूरा वोल्टेज बिल्डअप होता है। क्लियर है चीज़ ये। इसलिए ही आप देखो जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, ठीक है, आप सिंपल कोई कैरेक्टरिस्टिक देखते हो आर्मेचर वाली, ठीक है, यानी ई ए, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज, और आप अगर फील्ड करंट के बीच में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, सीधी 0 से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ से ये क्यों स्टार्ट होती है, बिकॉज ये आपका रेजिडुअल फ्लक्स होता है, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ई ए आर, तो ये आपका इतना होता है। इसके बाद आपका सिंपल ऐसे ये सिंपल कर्व ड्रॉ होता है, यानी यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा ये कुछ आपका कर्व बनता है आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपका रेजिडुअल फ्लक्स है, क्लियर है। बट ये आपका सेपरेटली एक्साइड में 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या बोलेंगे, अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, अगर वैल्यू पूछ रहे तो कितनी की 2 to 4 वोल्ट। डीसी सीरीज जनरेटर इज प्रोवाइडेड विद डाइवर्टर एंड इज डिलीवरिंग इट्स रेटेड करंट, इफ द डाइवर्टर स्विच इज ओपन द टर्मिनल वोल्टेज विल बी, ठीक है। हमारे जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है ना, इसमें हम डाइवर्टर यूज करते हैं। डाइवर्टर क्या होता है देखो समझो, जैसे ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर में सॉरी, ये हमारा हो गया आर्मेचर, ठीक है। देन हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो यहाँ पे ये सीरीज आ जाएगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये लोड कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे ये आपका लोड हो जाएगा। अब ये आपकी देखो सीरीज वाइंडिंग आर एस ई, ठीक है, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस होगा आर्मेचर ई एम एफ, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, एक हम डाइवर्टर यूज़ करते हैं, बेसिकली एक सिंपल एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ऐसा समझो, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, देन इसको यहाँ से रखते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ये सिंपल डाइवर्टर कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा देखो, जो आपका आर्मेचर जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है, और जो कुछ करंट फ्लो होगा आर्मेचर में, तो यहाँ से जो करंट आएगा आपका देखो आर्मेचर करंट, ठीक है। आइए अब देखो अगर डाइवर्टर लगा हुआ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा करंट तो यहाँ से जाएगा, तो थोड़ा करंट आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। यानी फील्ड वाइंडिंग में करंट क्या जाएगा इस केस में, जब डाइवर्टर लगा हुआ है, ठीक है, विद डाइवर्टर, डाइवर्टर के साथ क्या होगा कि आपका जो आई एस सी होगा, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग में जो करंट होगा वो कम करंट फ्लो होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो करंट आपका डिवाइड हो रहा है, आर्मेचर करंट पूरा का पूरा सीरीज वाइंडिंग से नहीं जा रहा, डिवाइड हो रहा है, करंट के दो हिस्से हो रहे हैं, तो सीरीज वाइंडिंग से जो करंट होगा वो कम करंट होगा, ठीक है। अब कम करंट होगा तो फ्लक्स भी आपका होगा कम, ठीक है। अगर फ्लक्स कम इंड्यूस हुआ तो आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी आपका कम होगा, ठीक है। बट आप जब डाइवर्टर को हटा देते हो, यानी विदाउट द डाइवर्टर, यानी आपने क्या किया, सिंपल डाइवर्टर वाला स्विच को ही हटा दिया, ठीक है। अब सिंपल देखो डाइवर्टर तो यहाँ पे लगा रखा है बट आपने इसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो कनेक्ट नहीं किया तो अब आर्मेचर करंट देखो पूरा का पूरा कहाँ से जा रहा है, सीरीज वाइंडिंग से जा रहा है, तो सिंपल आप बोल सकते हो
ठीक है, जो आपका सीरीज़ के थ्रू जो करंट हो रहा है फ्लो, इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब आपका डाइवर्टर नहीं लगा हुआ था तब सीरीज वाइंडिंग से करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ जाएगा तो आपका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो आपका ईएमएफ भी आपका ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, या फिर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज और कुछ नहीं होता, ये आपका यही होता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सिंपल ये आपका होता है टर्मिनल वोल्टेज। अब जितना ज़्यादा आपका आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। बिकॉज इस केस में देखो यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंस आर्मेचर में ईएमएफ बढ़ गया तो टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A 4 pole 25 kilowatt 200 volt wave wound DC shunt generator, the current in each parallel path will be। ठीक है, करंट क्या होगा एक पाथ में, ये पूछा है और इसने बोला है कि वेव वाउंड है हमारा, और वेव वाउंड में हमारे पाथ फिक्स रहते हैं कि दो ही पाथ बनेंगे। ठीक है, मीन्स दो पाथ बनेंगे तो दो पाथ पहले तो बना दो। देखो ये हमारा एक पाथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा पाथ हो जाएगा। ठीक है, दो पाथ बना रखे तो ये हमारे दो पाथ हो गए। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, आर्मेचर है ये वाइंडिंग पूरी, तो आर्मेचर करंट यानी आई है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा ये करंट है कितना हो जाएगा, सिंस आधा आधा हो जाएगा। बिकॉज हमेशा हर पाथ में हम कंडक्टर्स बराबर बांटे जाते हैं, तो कंडक्टर को अगर बराबर बांटोगे तो दोनों का रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से मेरे को बोल रखा है कि ये जो आर्मेचर है ना, ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली। ठीक है, आर्मेचर जो है मेरा जो वोल्टेज है, इसने बोला है 200 वोल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है, 200 वोल्ट। ठीक है, और इस केस में 200 वोल्ट तो हो गया, और ये जो पावर है, ठीक है, पावर कितनी कर रहा है, 25 किलो वॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिंपल देखो, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, देखो देयर फॉर पावर, ठीक है, पावर इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल वोल्टेज इंटू, ठीक है, आई ए। ठीक है, सिंपल ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से देखो पावर मेरी कितनी है, 25 किलो वॉट, किलो वॉट। ठीक है, इक्वल्स टू वोल्टेज मेरा 200 वोल्ट दिया है इंटू आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर्मेचर करंट इजीली निकाल सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ से मेरा आर्मेचर करंट सिंपल कितना आ जाएगा, 25,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 200। क्लियर है, तो यहाँ से ये मेरे को सिंपल मिल जाएगा, देखो 125 एम्पियर। अब सिंस इसने देखो एक पाथ के थ्रू बताना है, ठीक है, यानी ईच पाथ। ठीक है, तो ईच पाथ में क्या हो रहा है, सिंपल करंट बराबर आधा आधा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आधा आधा बढ़ रहा है यानी सिंपल ईच पाथ, एक पाथ में आपका करंट हो जाएगा IA/2। ठीक है, और हमने आर्मेचर करंट निकाल दिया 125 एम्पियर, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये कितना आ गया हमारा, 62.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ डाउट हो सकती है, देखो आपको ये डाउट हो सकता है कि देखो जैसे ये अगर हम बनाते हैं इसको, डीसी शंट जनरेटर को अगर बनाते हैं, तो ये हमारी शंट वाइंडिंग होती है, देन ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, देन ये हमारा आर्मेचर रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे ये हमारा लोड रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लोड कनेक्ट रहता है। तो सिंस इसने पावर यहाँ के लिए दे रखी है, यानी पावर हमें दे रखा है 25 किलो वॉट। ठीक है, और हमें वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे 200 वोल्ट। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे ये ज्यूम करेंगे कि सिंस यहाँ से करंट हमारा लोड करंट होता है, ठीक है, लोड करंट, तो पावर को वो कुछ ऐसे लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू 25, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज यानी 200 इंटू लोड करंट। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आर्मेचर करंट लिया है। अब देखो आप अगर लोड करंट लेते हो तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप फिर, देखो यहाँ से हमें चाहिए आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर के पाथ में करंट निकालने, तो मेरे को चाहिए IA की वैल्यू, तो IA की वैल्यू अगर सिंपल यहाँ से करते हो तो आएगा आपका लोड करंट प्लस आपका जो शंट फील्ड करंट है। ठीक है, बट आपका शंट का आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते, इसका मतलब आप पावर सिंपल कहाँ यूज़ करोगे, आर्मेचर वाले में यूज़ करोगे। ठीक है, बिकॉज जितनी पावर यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है, ये पूरी पावर आपकी आर्मेचर ही तो डेवलप करेगा। ठीक है, ये पूरा आर्मेचर ही तो डेवलप करेगा, तो इसके क्रॉस पूरी पावर कितनी हो गई हमारी, 25 किलो वॉट हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे किया है। डीसी शंट जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 1.8 किलो वॉट एट 200 वोल्ट। इट्स आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.4 ओम एंड 200 ओम रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ। अब देखो सिंपल जनरेटेड ईएमएफ पूछा है और कौन सा, डीसी शंट जनरेटर। पहला स्टेप क्या है, सिंपल जनरेटर बनाओ, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, तो ये हमारी हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और जो डेटा दिया वो भी साथ में मेंशन करके तो चलो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 200 ओम, 200 ओम। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर, ठीक है, जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे ये हमारा सिंपल यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसका, ठीक है, इसका हमें 0.4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आर्मेचर ईएमएफ लिखते हैं, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, और यहाँ से ये हमारा बेसिकली
आर्मेचर करंट फ्लो होगा, और यहाँ से ये हमारा इस डायरेक्शन में फील्ड करंट फ्लो होगा, ठीक है, शंट फील्ड। क्लियर है? लोड को भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लोड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखा है कि 200 वोल्ट हो रहा है, और पावर भी हमें दे रखी है 1.8 किलो वाट, ठीक है। देखो एकदम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस लास्ट क्वेश्चन में आपको देखो शंट रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था, ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ से सिंपल आप लोड करंट निकालोगे पहले, देखो लोड करंट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। पहले पावर हम देखते हैं, ठीक है, पावर हमें दे रखी है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस लोड के अक्रॉस पावर निकालनी है तो क्या करूँगा, इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखूंगा, और जो करंट इस लोड के थ्रू फ्लो होगा, तो वोल्टेज मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है, 200 वोल्ट है, और करंट मेरा फ्लो हो रहा है IL, ठीक है। तो यहाँ से पावर मेरी कितनी दे रखी है, 1.8 किलोवाट, ठीक है। वोल्टेज मेरा है 200 इंटू लोड करंट मेरे को नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लोड करंट निकालना चाहता हूँ, लोड करंट, तो यहाँ से सिंपल कैसे निकल जाएगा, 1.8, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, सिंस किलो में दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपका 200 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लोड करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लोड करंट देखो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 9 एम्पियर। अब देखो सिंपल आप क्या करो, ये जो नोड है, ठीक है, इसको मैं नाम मान लेता हूँ, ठीक है, नाम दे दिया मैंने A, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लगाओ KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, KCL एट A। तो सिंपल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनकमिंग आपका है IA, आउटगोइंग आपका है लोड करंट, प्लस आपका शंट करंट ISH, ठीक है। अब देखो देयरफॉर मेरे को निकालना है शंट करंट, ठीक है। फिलहाल अगर मेरे को शंट करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ से, ठीक है, इसके क्रॉस, ये पूरी पैरेलल में, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना इस लोड के क्रॉस होगा, बिकॉज तीनों आपकी ब्रांच क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया, ठीक है। सिंपल हमने लोड के क्रॉस देखा वोल्टेज 200 है, तो यहाँ पे भी 200 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिंपल करंट निकालते हो तो कितना आएगा, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मेरा 200 ही है इसका, तो ये मेरे को मिल गया 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब अगर मैं आर्मेचर करंट लिखता हूँ IA, तो देखो लोड करंट मैंने निकाला 9 एम्पियर, ठीक है, शंट करंट निकाला मैंने 1 एम्पियर, तो यहाँ से आर्मेचर करंट मेरे को मिल गया 10 एम्पियर। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ सिंपल, ठीक है, ये जो लूप है, इस लूप में मैं अगर KVL लगाता हूँ, ठीक है, सिंपल अगर KVL लगाऊंगा तो देखो मेरा हो जाएगा सिंपल, ठीक है, KVL, ठीक है, KVL एट, सिंपल क्या लिख लेता हूँ इसको, आउटपुट लूप लिख लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ना, KVL एट आउटपुट लूप। देखो KVL लगाते क्या हो जाएगा, देखो पॉलरिटी हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ठीक है, आर्मेचर में। यहाँ पे ये हो जाएगा देखो EA, ठीक है, माइनस 0.4 आपका रेजिस्टेंस इंटू आपका आर्मेचर करंट IA, ठीक है, देन माइनस 200 वोल्ट, ठीक है, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, सिंपल वोल्टेज हमें पता है 200 वोल्ट है। तो यहाँ से मेरे को चाहिए आर्मेचर वोल्टेज यानी EA, तो EA यहाँ से देखो मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल 200 वोल्ट, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू आर्मेचर करंट IA, ठीक है। तो सिंपल मैंने आर्मेचर करंट निकाल दिया, 10 एम्पियर है, तो सिंस ये 10 एम्पियर है तो देखो 200 प्लस 0.4 इंटू 10, तो ये तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो आर्मेचर करंट यहाँ से मिल जाएगा 204 वोल्ट, तो आपका आर्मेचर वोल्टेज कितना आ गया, 204 वोल्ट, यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका A ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता, B ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, देखो आपका जो ये 200 वोल्ट है, ठीक है, ये कैसे मिला होगा, इस आर्मेचर के अक्रॉस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज जो भी इस आर्मेचर ने वोल्टेज इंड्यूस किया होगा उसमें से कुछ ड्रॉप आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ इस 0.4 के ओम के थ्रू, ठीक है, देन आपको आउटपुट में मिला है। तो ऑब्वियस बात है इस 200 वोल्ट से तो ज़्यादा ही वैल्यू इसने इंड्यूस की होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका A और B ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर DC shunt जनरेटर टू सेल्फ एक्साइट द कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाई आर दैट देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड मैग्नेट, इट मस्ट बी इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस। देखो कुछ कंडीशन यहीं पे देखो, आधी तो क्वेश्चन में बता दी इसने कंडीशन। देखो अगर आपको जनरेटर को सेल्फ एक्साइट करना है तो पहले तो आपका देखो आपके उसमें फील्ड मैग्नेट में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, ठीक है, और वो भी आपका प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी अपोजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पॉलरिटी होनी चाहिए, एडिंग पॉलरिटी, वो भी अपोजिंग पॉलरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक कंडीशन मिल गई। और दूसरी इसने पूछा है कि जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, ये पूछा है। तो देखो जब डीसी शंट जनरेटर की बात करते हैं तो देखो डीसी शंट जनरेटर में जो आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है, वोल्टेज बिल्डअप मतलब आपका वोल्टेज जो आर्मेचर में डेवलप हो रहा है, ठीक है, बेसिकली क्या बोल सकते हो कि आपका सेल्फ एक्साइट हो रहा है ना, धीरे धीरे एक्साइट होगा। तो जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो पहली आपकी कंडीशन है कि जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी शंट जनरेटर में जो आपका फील्ड वाइंडिंग है ना उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ना फील्ड का उससे कम होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है।
दूसरी आपकी कंडीशन होती है कि जो आपके जनरेटर की स्पीड है, ठीक है, स्पीड वो ज़्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल स्पीड से, ठीक है, जो भी इसकी क्रिटिकल स्पीड है डिसीजन जनरेटर की, उससे ज़्यादा होनी चाहिए इसकी स्पीड, तभी आपका वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा, यानी आपका सेल्फ एक्साइट हो पाएगा डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशन आपका कैसे आता है कि यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड से और स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल स्पीड से, तो ये आया कहाँ से, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? इसके लिए आप सिंपल मेरा जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस वाला है डीसी जनरेटर में एक थ्योरेटिकल लेक्चर है, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, सिंस शंट फील्ड के लिए पूछा है ना, तो फील्ड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे, लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंट जनरेटर हैज अ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एट a speed of 800 rpm. If the speed of the generator is increased to 1000 rpm, what is the change in the critical field resistance of the generator? यानी आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है उसमें क्या फ़र्क आएगा, ये चीज़ पूछिए, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर मेरे को 1 मिनट में करवाना है तो मैं सीधा करवा दूंगा, सीधा ये बता के कि आर एफ आपका प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के डायरेक्ट रिलेशन में, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट पहले देखो ये रिलेशन कहाँ से है, ये तो चीज़ समझ लो, ठीक है, चीज़ें समझ लो पहले, वो ज़्यादा रहेगा, बिकॉज अगर क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा के दे दिया तो वहाँ पे फिर आपका फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कोई डीसी शंट जनरेटर है, ठीक है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है आर एफ, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो हमारा होगा फील्ड करंट आई एफ, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा फील्ड वोल्टेज, ठीक है। तो जो ई एम एफ इंड्यूस होगा आर्मेचर में वो हमारा होगा ई ए, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो होगा आर ए, ठीक है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो हमारा होगा आर्मेचर करंट आई ए, ठीक है। अब देखो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा हमारा वी टी, ठीक है। तो जब आप देखो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पढ़ते हो, ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पढ़ते हो तो क्या करते हो आप, सिंपल नो लोड के पढ़ते हो, ठीक है। तो नो लोड है तो करंट हमारा लोड करंट तो जीरो रहेगा, ठीक है, सिंस नो लोड की बात हो रही है ना। अब देखो जो हमारा आर्मेचर में ई एम एफ इंड्यूस होता है, ठीक है, अब डीसी मशीन में ई एम एफ इक्वेशन निकालते हो ना, एन फाइव पी जेड डिवाइडेड बाई 60 है। तो इसमें देखो आपका पी भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से सिंपल आपका जो आर्मेचर में जो ई एम एफ इंड्यूस होता है, ठीक है, वो आपका क्या निकलता है, के, सारे कांस्टेंट है सबको के मान लिया, ठीक है, एन फाइव। अब देखो जब आप वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पढ़ते हो, ठीक है, इसमें आप स्पीड को एक तो कांस्टेंट मानते हो, ठीक है, स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, एंड आपका नो लोड होता है, ठीक है, नो लोड। वोल्टेज बिल्डअप के केस में आपका कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, धीरे धीरे पहले रेटेड वोल्टेज तक डेवलप करने देते हो, उसके बाद आप लोड कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इनिशियली हमारा नो लोड होता है, तो नो लोड का मतलब हो गया कि आई एल आपका जीरो होता है, ठीक है। इस केस में देखो अगर मैं आउटपुट में सिंपल के वी एल लगाता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट में अगर मैं के वी एल लगाऊंगा तो मेरे को सिंपल आर्मेचर वोल्टेज की अगर यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, देखो टर्मिनल वोल्टेज प्लस मेरा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के अगर जो ड्रॉप होगा यही मिलेगा, ठीक है। एंड देखो अगर मेरा लोड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो लोड नहीं है तब ये जो मेरा आर्मेचर करंट है, ठीक है, ये क्या होगा, कम से कम होगा, बिकॉज देखो जब लोड कनेक्टेड होता है ना तब आपका आर्मेचर करंट पावर डिलीवर करता है लोड तक, तो आर्मेचर करंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, उस टाइम। बट अगर आपका लोड कनेक्टेड नहीं होता ना तो आर्मेचर करंट का बस इतना काम होता है कि फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर सके, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर सके, तो कम से कम इसकी होती है वैल्यू जब आपका नो लोड होता है। तो सिंस नो लोड है तो उस केस में आपका जो आर्मेचर करंट होता है, आर्मेचर करंट, यह आपका स्मॉल होता है, ठीक है। अगर आपका आर्मेचर करंट स्मॉल है तो इसकी वजह से जो ड्रॉप होगा आई ए इंटू आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका स्मॉल हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जब नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा कि आपका जो आर्मेचर वोल्टेज है ये इक्वल हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के। अब यहाँ से देखो ये वाला आर्मेचर वोल्टेज और ये वाला आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ दे रहे हैं, तो यानी कि यहाँ से क्या हुआ, सिंपल टर्मिनल वोल्टेज हमारा हो गया के एन फाई, ठीक है। अब देखो ये जो टर्मिनल वोल्टेज, अब तीनों ब्रांच पैरेलल में, इस आर ए के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, यानी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके अक्रॉस भी मेरा वोल्टेज कितना होगा, वी टी होगा, यानी ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके अक्रॉस भी मेरा वोल्टेज वी टी ही है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल अगर मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फील्ड वोल्टेज इक्वल्स टू के एन फाई, ठीक है। अब फील्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है और जो इसका रेजिस्टेंस होगा, तो फील्ड करंट, ठीक है, फील्ड करंट इनटू जो मेरा फील्ड रेजिस्टेंस है इक्वल्स टू के एन फाई। अब यहाँ पे देखो फील्ड करंट का काम होता है आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ये फ्लक्स है, ठीक है। तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन है नहीं इनके बीच में, ठीक है, बिकॉज दोनों ही फ्लक्स है, तो सिंपल इनके बीच में रिलेशन निकालने से कोई मतलब नहीं। सिंपल यहाँ से क्या है, देखो फील्ड रेजिस्टेंस आपका सिंपल प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है, तो ये रिलेशन जो आया ये यहाँ से आया, यानी कि अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो तो आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है या फिर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है
वो इंक्रीज होगा। ठीक है ये चीज़, देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसने क्या बोला कि जब आपकी स्पीड, ठीक है, पहले फर्स्ट केस मान लेते हैं N1, जब आपकी स्पीड 800 आरपीएम थी, ठीक है, उस केस में इसने बोला कि जो हमारा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस था, ठीक है, FC1, ये आपका था 200 ओम, 200 ओम, ठीक है। फिर इसने बोला कि हमने स्पीड को 1000 आरपीएम कर दिया, 1000 आरपीएम कर दिया, ठीक है। सिंस 1000 आरपीएम किया है, तो अब बताइए कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी RFC2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बिकॉज हमने स्पीड को इंक्रीज किया है। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये तो सिंपल हमने जज कर दिया कि ए और बी गलत हो गया। तो इसी को देखो कैरेक्टरिस्टिक से समझो, यह आपका हो गया आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है, ये हमारा हो गया फील्ड करंट, ठीक है। अब सिंस जितनी भी सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है उसमें थोड़ा सा रेजिडुअल फ्लक्स होता है पहले से, की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, रेजिडुअल ईएमएफ यानी EAR, ठीक है, यहाँ पे हो गई ये क्लियर है। अब इसमें देखो पहले इसने क्या बोला, 200 ओम था ना रेजिस्टेंस, ठीक है, तो 200 ओम जब आपका रेजिस्टेंस था, तो देखो पहले उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो जब आपका 200 ओम है, तब ये आपकी लाइन हो जाएगी 200 ओम की, ठीक है, कुछ ऐसे ही आपकी 200 ओम की लाइन हो जाएगी, ठीक है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस 200 ओम, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा RFC1, RFC1 कितना, ये 200 ओम है, ठीक है। अब देखो इस केस में ये क्या क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, कौन सी स्पीड पर है, 800 आरपीएम पर है। सिंपल एक बनाते हैं इसको, ठीक है, कर्व आपका जैसे ही बनेगा ये आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। देन ये आपके मान लेते कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे ये हो रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ तो हम लिख लेते हैं EA1, और इस टाइम स्पीड क्या थी आपकी 800 आरपीएम, ठीक है। अब आप स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब सिंस आपने स्पीड को अगर इंक्रीज कर दिया तो हमें पता है, देखो जब इस केस में जब चल रहे थे तो हम स्पीड को कॉन्स्टेंट लेके चल रहे थे, बट अब देखो अगर आपने स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, स्पीड को अगर आप अगर बढ़ाते हो तो आपका ईएमएफ भी जो इंड्यूस होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका EA1 हो रहा था, अब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ज़्यादा इंड्यूस होगा तो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, EA2 क्लियर है। तो इस केस में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, देखो यहाँ पे ये यहाँ तक ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा है तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये आपका हो गया ईएमएफ इंड्यूस, जब आपकी स्पीड कितनी थी 1000 आरपीएम। तो देखो इस केस में आपका जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, अब वो पहले वाला क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस तो रहा नहीं, वो भी चेंज हो गया। अब वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंटली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपका क्या होगा, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस होगा, ये आपका होगा RFC2, RFC2, ठीक है। तो इन सब हमारा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, RFC2 डिवाइडेड बाय RFC1 इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, स्पीड है ना, तो ये आपका हो जाएगा N2/N1, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, RFC2, तो यहाँ से RFC2 निकाल दीजिए, RFC2 इक्वल्स टू सिंपल क्या हो जाएगा, N2/N1, N2 कितना मेरा 1000 आरपीएम, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 मेरा कितना है 800 आरपीएम, तो 800 मल्टीप्लाइड विथ RFC1 कितना है 200, तो देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 2 से ये 4 टाइम्स गया, ठीक है, और 4 से ये 1000 गया 250 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 250 ओम, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ डीसी शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू, यानी देखो आपका जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसमें आपका देखो वोल्टेज बिल्डअप होता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ता है ना, यानी वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, तो ये बेसिकली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ना बंद कर देता है। तो इसका कारण क्या ये पूछा है, देखो हम जब वोल्टेज बिल्डअप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा हमारा बनता है, ठीक है, ये ना तो जीरो से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से क्यों होता है, बिकॉज आपका बेसिकली जो आपका आर्मेचर वोल्टेज होता है, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज, उसमें पहली बात देखो आर्मेचर आप किससे बना रखे होते हैं, आर्मेचर हो गया, फील्ड हो गई, ठीक है, ये सब आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हो आप पूरी डीसी मशीन में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पहले से थोड़ा सा फ्लक्स प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, उस फ्लक्स की वजह से आर्मेचर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वोल्टेज, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 to 4 वोल्ट, ठीक है। और ये जो रेजिडुअल ईएमएफ है ना, ठीक है, इसकी वजह से पूरा वोल्टेज बिल्डअप होता है, अगर ये नहीं होता ना तो आपका वोल्टेज बिल्डअप हो ही नहीं पाता। अब देखो इस EAR पे हमारा करंट, इसकी वजह से थोड़ा सा फील्ड करंट बढ़ता है, ठीक है, इस फील्ड करंट की वजह से थोड़ा वोल्टेज और बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूसली हमारा क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये EA1 हो गया, ये EA2 हो गया,
तो हमारा आर्मेचर वोल्टेज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है। तो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, देखो वोल्टेज बिल्डअप हो गया, ठीक है। बट देखो एक पॉइंट हमारा क्या आया, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एक तरह से कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पे आके बढ़ना बंद कर दिया। यानी इस पॉइंट पे आप अगर फील्ड करंट कितना भी बढ़ा दो, ठीक है, फील्ड करंट कितना भी बढ़ा दो, बट हमारा आर्मेचर वोल्टेज तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट क्यों हुआ, तो आप सिंपल देख के समझ सकते हो। देखो हमें पता है कि जो हमारा आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है ई ए, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के और फ्लक्स के, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है। अब देखो इसमें जो वोल्टेज बिल्डअप होता है, ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का, वो हम किस पे लेके चलते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे। तो कांस्टेंट स्पीड पे लिया है तो स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है। तो अब हमारा आर्मेचर वोल्टेज सिंपली फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखो ये आपका कब हो गया, जब स्पीड हमारी कांस्टेंट है। अब देखो हमें पता है कि जब हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो हमारा आर्मेचर, बेसिकली आर्मेचर, चलो पहले लिखते हैं फ्लक्स, ठीक है, हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ता है, ठीक है। फील्ड फ्लक्स जब बढ़ता है तब हमारा आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, यानी वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, एक पॉइंट आपको भी पता है कि सिंस ये नॉन लीनियर कब होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि फील्ड करंट कितना भी बढ़ा दो, जो फ्लक्स होता है फील्ड फ्लक्स, ये आपका सेचूरेट हो जाता है। सेचूरेट का मतलब कि बढ़ना ये बंद कर देता है, ठीक है, यानी इससे ज़्यादा आपका फ्लक्स नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लक्स एक जगह एक पॉइंट पे आके रेस्ट्रिक्ट हो गया बढ़ना। तो फ्लक्स ही अगर सेचूरेट हो गया तो अब हमारा ईएमएफ थोड़ी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, यानी हमारा ई ए क्या हो गया, यानी आर्मेचर वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, या फिर सिंपल बोल सकते हो रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। बढ़ना इसने बंद कर दिया। किसकी वजह से बंद किया, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है बिकॉज हमारा फ्लक्स क्या हो गया, सेचूरेट हो गया। और सेचूरेट क्यों होगा, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका सेचूरेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, सेचूरेशन ऑफ आयरन, यानी आयरन आपका जो है, जो आपने मटेरियल यूज किया फेरोमैग्नेटिक, उसका सेचूरेशन हो जाता है, उस वजह से हमारा वोल्टेज बिल्डअप रुक जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि स्पीड लिमिटेशन, बिकॉज देखो डीसी शंट जनरेटर में जब वोल्टेज बिल्डअप पढ़ते हैं तो हमें उसमें दो टर्म आती है, क्रिटिकल स्पीड और क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, बट उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट जल्दबाजी में बहुत से स्टूडेंट डेफिनेटली डी पे टिक करके आएंगे, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी जनरेटर। अब देखो जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक बोली ना इसने, ये आपकी होती है आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, ठीक है, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई आपको, ठीक है। तो यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ई ए और आपका फील्ड करंट, इनके बीच में ये ड्रॉ होती है, ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें देखो अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या, कि ये आपका जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होती, ये आपकी स्टार्ट होती है रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से, ठीक है, ये आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होता। यानी जितने भी आपके सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर है ना, डीसी सीरीज और डीसी शंट और कंपाउंड, ठीक है, ये सारे आपके सेल्फ एक्साइटिंग है, यानी कि ये अपनी फील्ड वाइंडिंग को खुद वोल्टेज इंड्यूस करके क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। और खुद वोल्टेज कैसे इंड्यूस करते हैं, बिकॉज उसमें पहले से रेजिडुअल फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज इंड्यूस होता है, उस थोड़े से वोल्टेज की वजह से थोड़ा सा फील्ड करंट फ्लो होता है, ठीक है। वो फील्ड करंट फ्लो होगा तो थोड़ा सा फ्लक्स और प्रोड्यूस होगा, तो वो वाला फ्लक्स और पहले वाला रेजिडुअल फ्लक्स दोनों मिलकर थोड़ा फ्लक्स बढ़ गया ना, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ जाएगा, आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ेगा तो फील्ड करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ऐसा प्रोसेस चलता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। डिटेल के लिए सिंपल आप मेरी जो वोल्टेज बिल्डअप वाली वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला तो हमने देख लिया कि आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या बोला, देखो वेरिएशन ऑफ ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज विद द फील्ड करंट, ठीक है, विद द फील्ड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये क्या बोल रहा है कि आपको जो वी टी है, ठीक है, वी टी, ठीक है, बेसिकली इंडिपेंडेंट है स्पीड के, यानी आपके स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, ये चीज़ बोल रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो आपका आर्मेचर वोल्टेज होता है ई ए, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है ऑब्वियस बात है स्पीड के, ठीक है। अब देखो अगर स्पीड आपकी अगर मान लेते हैं कम बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ेगा। अगर आर्मेचर में आपका वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल कोई भी मशीन ले लो, अगर आर्मेचर में वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस बात है आपका वीटी बढ़ेगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा ना। अगर आर्मेचर में वोल्टेज ही ज़्यादा इंड्यूस है तो आपका वीटी भी ज़्यादा मिलेगा। बट ये क्या बोल रहा है कि डिपेंड ही नहीं करता आपका टर्मिनल वोल्टेज तो स्पीड पे, तो यहाँ से सिंपल देख सकते हो आपका डिपेंड तो कर ही रहा है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, ठीक है। इट इज़ नॉन लीनियर, तो एकदम सही है, देखो नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, नॉन लीनियर है। और क्या बोला, फ्रॉम जीरो टू रेटेड फील्ड करंट, बोला है जीरो, तो जीरो से तो आपका स्टार्ट नहीं होता, देखो जीरो ये पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक वर्ड आया रेटेड फील्ड करंट, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एट अ गिवन स्पीड, तो देखो ये एकदम सही है। देखो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपने जो कर्व ड्रॉ किया ना, ठीक है, ये कर्व आपका होता है नो लोड पे ड्रॉ होता है, ठीक है। अब इसमें
बेसिकली देखो यहाँ से एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके एकदम टेंजेंशियली होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हुआ हमारा, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हमारा होगा ये आपका होगा ई रेटेड, ठीक है, रेटेड वोल्टेज, क्लियर है। और इस पॉइंट पे जो हमारा करंट होगा, ठीक है, फील्ड करंट होगा, ये आपका क्या होगा, फील्ड रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड फील्ड करंट, क्लियर है चीज। अब देखो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है ना वो है, ठीक है। बट अब देखो इस रेजिस्टेंस से अगर मैं थोड़ी सी भी वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा तो एक सेकंड देखो, अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो कैसे होगी, कुछ यहाँ पे ये ऐसी बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल ये आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो मान लें तो RF1 ये मैंने बढ़ा दिया, तो अब देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कितना EMF इंड्यूस कर रहा है, सिर्फ रेजिडुअल फ्लक्स जितना, यानी रेजिडुअल फ्लक्स जितना EMF इंड्यूस कर रहा था ना उतना ही इंड्यूस कर रहा है। तो ये कोई सेंस बनता है क्या, आपका बेसिकली वोल्टेज बिल्डअप यहाँ पे नहीं हो रहा। जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू RF1 है, यानी फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू RF1 है, तो उस टाइम आपका देखो आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मैं इसी को थोड़ा कम कर दूँ, फील्ड रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ, तो इस केस में देखो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा, ठीक है, यानी मेरा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, यानी पॉसिबल है मेरा वोल्टेज बिल्डअप। तो यहाँ पे साफ देखो आपका जो RF1 है ये डिसाइड कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा ले रहे रेजिस्टेंस तो आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा, इससे कम ले रहे हैं तो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो RF है ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, एक तरह से डिसाइडिंग रेजिस्टेंस हो गया, यही आपका डिसाइड कर रहा है कि आपकी जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा। सिंस ये आपका डिसाइड कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, RFC, ठीक है। और यही से हमें कंडीशन मिलती है कि आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है ये हमेशा ही कम होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, बिकॉज देखो इससे ज़्यादा होगा यानी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, और फिर नीचे कट करेगा, तो ये EMF आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा ही नहीं, तो इससे हमेशा वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हमारा है ना, देखो RF1 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, देन हमारा यहाँ पे है RF, देन हमारा है RF2, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपल RF से पता चला बिकॉज ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना ये हमें हेल्प करती है RF को फाइंड करने के लिए। देख तो RF ऐसे ही तो पता चलेगा एकदम, इसके लिए टेंजेंशियली एक लाइन ड्रॉ कर दो वो हमारी RF होगी। तो फोर्थ पॉइंट एकदम सही है, ठीक है ना, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से तो स्टार्ट होता नहीं, तो फिफ्थ आपका गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर अ DC मशीन, ठीक है, द फैक्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ शंट जनरेटर आर, ठीक है, इनमें से कौन से फैक्टर आपके टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो सिंस शंट जनरेटर बोला है तो पहले आप शंट जनरेटर बनाइए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल आउटपुट में यहाँ पे KVL लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे KVL लगाऊंगा मेरे को देखो क्या मिल जाएगा, EA आर्मेचर वोल्टेज इक्वल्स टू मेरा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा IARA ड्रॉप, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होगा। मेरे को फिलहाल VT की बात कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ से VT की वैल्यू आ जाएगी, देखो आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है, माइनस IA इंटू RA, यहाँ तक ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है इंटरपोल, ठीक है, तो इंटरपोल से हमारा कोई लेना देना नहीं होता टर्मिनल वोल्टेज का, ठीक है, तो ये तो कोई रॉन्ग हो गया। सेकंड है आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो ये एकदम सही है, देखो यहाँ पे ये आर्मेचर रेजिस्टेंस RA है, अगर इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ये VT क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव वाला पोर्शन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव पोर्शन हमारा इंक्रीज होगा तो VT हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो VT हमारा डिक्रीज हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस से, तो ये सही है, ठीक है। थर्ड है आपका आर्मेचर, तो आर्मेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी आर्मेचर बेसिकली आपने किस मटेरियल से बनाया है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। रिडक्शन इन फील्ड करंट, तो ये भी देखो एकदम सही है, बिकॉज हमारा देखो जो IA होगा आर्मेचर करंट, ठीक है, वो होगा क्या आपका सिंपल फील्ड करंट प्लस आपका लोड करंट, ठीक है। अगर आप फील्ड करंट को कम करोगे तो आर्मेचर करंट कम होगा, आर्मेचर करंट कम होगा तो ये वाला फैक्टर आपका कम होगा, ठीक है, और ये फैक्टर कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा रिड्यूस होगा, यानी रिडक्शन इन फील्ड करंट आपका सही है, ठीक है। लास्ट है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्लियर है। अब देखो इसमें जैसे ये हमारा था सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, ये हमारा था फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, अब हमारा है फिफ्थ ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो आर्मेचर रिएक्शन में अब मेनली दो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का कम होना, ठीक है, यानी फ्लक्स हमारा रिड्यूस हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन में अगर फ्लक्स रिड्यूस होगा तो अब हमारा आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा, ठीक है, अगर हमारा कम वोल्टेज इंड्यूस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी आपका सही है, यानी इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर फॉर अ डीसी मशीन, विच ऑफ द अबव फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ शंट जनरेटर। ठीक है, अभी बताया आर्मेचर रेजिस्टेंस और रिडक्शन इन फील्ड करंट, यानी सेकंड और थर्ड करेक्ट हुए। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अ डीसी शंट जनरेटर हैविंग अ शंट फील्ड ऑफ 50 ओम और जनरेटिंग normally at 1000 rpm. The critical resistance of the machine was 80 ohm. Due to some reason, the speed of the prime mover becomes such that the generator just failed to generate. यानी क्या हुआ, आपके प्राइम मूवर में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, उसकी स्पीड बेसिकली स्लो लो हो गई, उससे क्या हुआ, जनरेटर अब हमारा वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसने पूछा कि क्या स्पीड हो सकती है प्राइम मूवर की। क्लियर है। तो देखो, जब हम नॉर्मली जब कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं डीसी शंट जनरेटर में, तो क्या करते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, और स्पीड हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, अब देखो सिंपल, अगर मैं ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको पहले मैं प्लॉट करता हूँ। देखो ये हमारा हो जाएगा रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया आर्मेचर में, रेजिडुअल ईएमएफ। ठीक है, देन ये आपका कुछ ऐसा ये कर्व यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा। अब देखो इसने बोला कि हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस है कितना है, 50 ओम। तो फील्ड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ से ये मैं सिंपल ऐसे फील्ड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा फील्ड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, कितना यहाँ पे ये बोला इसने 50 ओम है। ठीक है, और इस मशीन का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को जैसे निकालते हैं इस एकदम टेंजेंशियली यहाँ से ये मेरा हो गया क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना, 80 ओम, 80 ओम। ठीक है, और मशीन काम कितने पे कर रही है, आपके 1000 आरपीएम। एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे है 1000 आरपीएम, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो सिंपल, इसने बोला कि हमारा क्या हुआ, प्राइम मूवर, जिससे हमारा जनरेटर वोल्टेज को डेवलप नहीं कर पा रहा। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा। तो देखो कंडीशन हमें पता है कि वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि स्पीड हमारी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन हमारी होती है कि फील्ड रेजिस्टेंस जो वो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारी रेजिस्टेंस वाली कंडीशन है, ठीक है, जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, देखो फील्ड रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम है और क्रिटिकल फील्ड कितना है, 80 ओम। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये चलो ठीक है। और अब देखो इसने बोला कि फेल कर रहा है, यानी जनरेट नहीं कर रहा वोल्टेज। तो ये वाली अगर सेटिस्फाई करी है और वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा, तो ये वाली ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि क्या होगी, स्पीड बेसिकली कम होगी अब स्पीड। ठीक है, तो स्पीड अब कम कैसे हो सकती है, देखो सिंपल इसको देखो स्पीड कम करते हैं, ये आपकी कुछ ऐसे होगी, देखो कुछ ऐसे आपकी ये स्पीड होगी। ठीक है, तो अब देखो ये कट कहाँ पे कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी जितना आपका रेजिडुअल ईएमएफ है ना, उतने उसी पे कट कर रहा है। तो बिल्कुल भी वोल्टेज आपका इंड्यूस नहीं कर रहा है इस केस में। ठीक है, फेल हो गया ना जनरेट करना। तो इस केस में जो स्पीड है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि जनरेटर ने वोल्टेज प्रोड्यूस करना फेल कर दिया, किस स्पीड पे फेल किया ये पूछा है। ठीक है, तो ये वाली स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो जब आपका 80 ओम, यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जब 80 ओम था, ठीक है, इस टाइम देख सकते हो 80 ओम पे हमारी मशीन साफ चल रही है 1000 आरपीएम पे, 1000 आरपीएम, बिकॉज क्रिटिकल रेजिस्टेंस यही है। अब देखो हमारा जो ये स्पीड है, ठीक है, इसके देखो जस्ट ऊपर कौन सा है, 50 ओम वाला है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल लिख सकते हो 50 ओम। ठीक है, इस पर हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, ये बतानी है हमें। क्लियर है, तो मैं ये रिलेशन ऑलरेडी पता है कि फील्ड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब चलते तो देखो ये आपका हो जाएगा, देखो 80 ओम डिवाइडेड बाय 50 ओम इक्वल्स टू आपका 1000 आरपीएम। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड एन। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल एन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी 625 आरपीएम। ठीक है, आप सिंपल सोच के भी देख सकते हो, देखो आपकी जो भी स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1000 आरपीएम दे रखी है। ठीक है, अब हमें कंडीशन पता है कि स्पीड ग्रेटर देन होनी चाहिए क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो इस केस में जब 80 आरपीएम दिया है, ठीक है, 80 ओम दिया है, इस केस में हमारा क्रिटिकल स्पीड कितनी हो गई, एक तरह से 1000 आरपीएम हो गई। तो अब जो भी स्पीड आएगी, ठीक है, वो 1000 आरपीएम से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तभी आपका फेल होगा, वरना नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्ट होने के लिए हमारी स्पीड होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। तो उस हिसाब से आपका ये ऑप्शन तो कभी आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, 625 ओम, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन द, यानी देखो आपके जो जनरेटर होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर, इनमें मेनली आपके दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक इंटरनल और एक आपके एक्सटर्नल। देखो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होती है आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है, एंड आपका आर्मेचर करंट। क्लियर है, ये होगी इंटरनल।
और एक्सटर्नल आपके हो जाएगी जो भी आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, एंड आपका जो भी लोड करंट है, इनके बीच में रहती है, ठीक है। तो सिंस इसने इंटरनल के लिए पूछी है, तो इंटरनल के लिए क्या हो जाएगी, आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर करंट, ठीक है। सिंपल बोल सकते हैं आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन, बिकॉज हमें जो आर्मेचर में वोल्टेज मिलेगा वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से पहले थोड़ा रिड्यूस होगा, डिमैग्नेटाइज होगा, उसके बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ रिप्रेजेंट विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर, ठीक है, आपको एक ग्राफ दे दिया, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है आपके डीसी शंट जनरेटर में, ठीक है। देखो ये आपका कोई डीसी शंट जनरेटर है। अब इसमें देखो ये हमारी होती है फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ, ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ई ए, ये पॉलरिटी रहती है प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वी टी, यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। अभी तो देखो यहाँ पे ये फील्ड के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा फील्ड करंट, और लोड में जो करंट फ्लो होगा वो होगा लोड करंट, ठीक है, आई एल। और जो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा वो हमारा हो गया आर्मेचर करंट, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर मैं लोड करंट की वैल्यू लिखता हूँ सिंपल आई एल की, ठीक है, तो आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी मेरा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी मेरा लोड है, ठीक है, ये रहेगी। अब देखो हम अज्यूम करके चलते हैं कि लोड हमारा हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, आर एल डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा लोड करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होगी। ये आपका हो जाएगा वी टी, ये आपका हो जाएगा लोड करंट आई एल, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक दी है ये आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये बनती कैसे ये देख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो इनिशियली हम क्या करते हैं शंट जनरेटर में, पहले वोल्टेज बिल्डअप करवाते हैं नो लोड पर, ठीक है, लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सिंपल उसको पहले क्या करते हैं रेटेड रेटेड वोल्टेज तक लेके आते हैं, ठीक है, वो रेटेड वोल्टेज तक बिल्डअप करवाते हैं। तो सिंपल हमारा मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ई रेटेड हमें मिल गया, ठीक है, यानी इतना वोल्टेज हमने बिल्डअप करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली लोड को कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो देखो हमारा यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो फर्स्ट जो आर्मेचर करंट होगा आई ए, ठीक है, आर्मेचर करंट हमारा कितना है, सिंपल फील्ड करंट, ठीक है, प्लस हमारा लोड करंट, यही रहेगा। अब फिलहाल हमारा लोड करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर में फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका आर्मेचर में फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका सिंपल जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो भी तो बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन होगी ना फिर, सिंस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा, यानी आपका जो मेन जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, और मेन फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा तो जो आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी आपका अब कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। देखो आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस हो गया तो आपका वी भी कम हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो हमारा सिंस आर्मेचर करंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आप इसको टर्मिनल वोल्टेज के देखते हैं, देखो वी टी इक्वल्स टू क्या होगा, ई ए माइनस आई ए आर ए, ठीक है। सिंपल आउटपुट लूप में यहाँ पे केवीएल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो सिंस हमारा आई ए बढ़ रहा है तो ये वाला ड्रॉप बढ़ेगा, अगर ये ड्रॉप बढ़ेगा तो हमारा वी टी क्या होगा, और कम होगा, ठीक है। देखो पहले वी टी कम हो ही रहा था आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, अभी वी टी और भी कम हो गया, ठीक है ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो। अब देखो जो हमारा फील्ड करंट होगा, ठीक है, यहाँ से अगर फील्ड करंट देके आई एफ, ठीक है, तो फील्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, देखो ये टर्मिनल वोल्टेज पूरा का पूरा इस फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस है, ये पैरेलल में है ना। तो फील्ड करंट की अगर मेरे को वैल्यू लिखनी तो लिख सकता हूँ वी टी डिवाइडेड बाय मेरा जो भी फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फील्ड का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये वैल्यू तो चेंज हो रही नहीं, बट हमारा वी टी देखो दो बार हमारा डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, एक तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है उसकी वजह से, तो ये आपका रिड्यूस हुआ, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, फील्ड करंट रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हमारा फील्ड करंट अगर रिड्यूस होता है, देखो अगर हमारा फील्ड करंट रिड्यूस होगा तो जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपको क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स अगर रिड्यूस होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा, आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा, सिंपल बोल सकते हो वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो दो बार लिखे थे तो आप कर लेते 3 टाइम्स, ठीक है, 3 एरो कर दिए। अब देखो इतना आपका क्या हो गया, वी डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि आपका आई एल जब बढ़ा, ठीक है, आई एल देखो ये रहा आई एल, तो आई एल आपका जब बढ़ा, देखो ऐसे ये आई एल आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आई एल बढ़ा तो उससे क्या होगा, हमारा जो वी टी है वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, यानी बहुत फास्ट एकदम कम हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ड्रास्टिकली रिड्यूस, ठीक है। तो देखो मैं कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा वी टी, देखो वाई एक्सिस पे वी टी है ना, तो वी टी मेरा एकदम से रिड्यूस हो गया, तो ये मेरा रिड्यूस हो गया, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट तक हमारा देखो वी टी एकदम से रिड्यूस हो गया, ठीक है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे समझो, देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो हमारा लोड करंट है
ठीक है, लोड करंट, ये क्या हो रहा है, सिंपल वी टी डिवाइडेड बाय आर एल। ठीक है, अब आर एल तो हमारा कम हो रहा है, ठीक है, आर एल की वजह से मानते हैं कि आई एल हमारा बढ़ रहा है, लोड करंट बढ़ रहा है, बट हमारा वी टी देखो बहुत हाई अमाउंट में एकदम, यानी बहुत फास्ट आपका डिक्रीज हो रहा है वी टी। ठीक है, तो वी टी बहुत फास्ट डिक्रीज होगा तो हमारा आई एल भी क्या होगा, बहुत फास्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज देखो आर एल इतना कोई मेजर फैक्टर नहीं है। ठीक है, डोमिनेंट आपका यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, वी टी का ज़्यादा डोमिनेंट है, बिकॉज वी टी ज़्यादा फास्ट डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू आर एल। ठीक है, तो यानी करंट आपका बढ़ेगा नहीं, उल्टा करंट और ज़्यादा कम हो जाएगा बहुत फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा लोड करंट क्या होगा, बहुत फास्ट आपका रिड्यूस होगा, यानी ड्रास्टिकली लोड करंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लोड करंट हमारा क्या हो रहा है, एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और देखो वीटी आपका इतना कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है। ठीक है, इस केस में वीटी आपका इतना कम हो चुका है कि वीटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ठीक है, वीटी बिकम्स जीरो। ठीक है, तो देखो लोड करंट फिलहाल ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई लोड करंट कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा लोड करंट एकदम से बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एकदम रिड्यूस हो गया ना, देखो लोड करंट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लोड करंट कम है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट में हमारा क्या हो गया, वी टी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, तो वी टी का जीरो होने का मतलब क्या है कि लोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। कि यहाँ पे अगर हमारा लोड है तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होते ही ये 0 वोल्ट हो गया। फील्ड वाइंडिंग भी देखो सेम है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में 0 वोल्ट यानी फील्ड करंट हमारा जीरो। तो यहाँ पे देखो आर्मेचर करंट और लोड करंट क्या हो गया, सेम हो गया इस केस में। यानी ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट सर्किट पॉइंट। ठीक है, बिकॉज हमारा लोड शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा देखो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, आर्मेचर करंट के बराबर होगी। ठीक है, और अगर मेरे को करंट की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो वी टी हमारा जीरो है। ठीक है, तो आर्मेचर में अब सिंपल देखो फील्ड वाइंडिंग भी शॉर्ट सर्किट हो गई, तो फील्ड भी हमारे कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो सिंपल एक रेजिडुअल फ्लक्स पहले से प्रेजेंट रहता है। तो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से ई एम एफ इंड्यूस होगा आर्मेचर में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए आर डिवाइडेड बाय आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। बिकॉज इस केस में ये तो हमारा शॉर्ट है और आर्मेचर में हमारा सिर्फ रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है, और ये आपका आर ए रेजिस्टेंस, इस साइड करंट कुछ जा नहीं रहा। तो यहाँ पे सिंपल अगर आई ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय जो आपका रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, लोड बहुत फास्टली एकदम रिड्यूस हो जाता है, यानी लोड करंट। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट क्लियर है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसकी बनती है, डीसी शंट जनरेटर की, वो भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और इंटरनल की बात करें तो वो देखो कुछ ऐसी थोड़ी सी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से ये जैसे ही थी ना, बट ये थोड़ी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, देन यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी होती है इंटरनल। क्लियर है चीज़ ये, तो इसका तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल डीसी जनरेटर एज अ रेगुलेशन ऑफ, ठीक है, कितना रेगुलेशन होता है आइडियल डीसी जनरेटर का पूछा है। ठीक है, तो आइडियली हमारा कितना लेके चलते हैं, जीरो होता है। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या, देखो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, सिंपल आपका देखो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज एट फुल लोड, वोल्टेज एट फुल लोड, सिंस परसेंटेज पे बात कर रहे हैं तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड आया ना एक वर्ड, ओवर कंपाउंडेड। ठीक है, तो देखो आपने डीसी सीरीज पढ़ा, डीसी शंट पढ़ा। ठीक है, अब ये कंपाउंड कहाँ से आ गया, अब देखो कंपाउंड का मतलब होता है कि आपकी जो मशीन होगी उसमें सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होगी। ठीक है ना, अब देखो वाइंडिंग कैसे हो सकती है, सिंपल समझो, देखो ये हमारी शंट हो सकती है। ठीक है, अभी मैं पूरा कनेक्शन नहीं बना रहा, ठीक है, सिंपल आपको समझा रहा हूँ देखो, और ये हमारी हो गई सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, अब इसमें भी देखो कंपाउंड में दो आती है। अब अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिवली कंपाउंड। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, बेसिकली सपोर्टिंग है। ठीक है, यानी फ्लक्स इस केस में क्या होगा, आपका फ्लक्स ज़्यादा फ्लक्स होगा, बिकॉज दोनों आपके सपोर्टिंग नेचर में, यानी दोनों के फ्लक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना, अब देखो अगर दूसरा आपका आता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लेते हैं ये हमारी है शंट वाइंडिंग और ये हमारी है सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, दो वाइंडिंग है ना, तो एक शंट होगी एक सीरीज होगी, ऑब्वियस बात है। तो मान लो कि शंट में नीचे की तरफ करंट है और सीरीज में आपका ऊपर की तरफ करंट है। देखो एक दोनों करंट क्या है, दूसरे के अपोजिट है करंट। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिशन कर रहे हैं, तो अपोजिशन करेंगे तो फ्लक्स कम होगा ना, फिर जो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका आएगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसको कहाँ यूज करते हैं, ये आपका होता है देखो पहले तो डिफरेंशियली कंपाउंड, बिकॉज देखो नाम से समझ आना चाहिए डिफरेंशियली, यानी डिफरेंस है इसमें। और देखो डिफरेंशियली कंपाउंड का फ्लक्स कम होगा बिकॉज एक दूसरे का अपोजिशन है,
तो फ्लक्स अगर कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सिंस इसमें वोल्टेज कम इंड्यूस होता है डिफरेंशियली में, तो ऑब्वियस बात है करंट ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा होता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए, ठीक है। वेल्डिंग में हमें पता है कि लो वोल्टेज चाहिए होता है और हाई करंट चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये ओवर कंपाउंड दिया, ठीक है, तो सिंपल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यानी टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है, और आपका जो लोड करंट है उसके बीच में जब ड्रॉ करते हैं, तो आपकी देखो ये सबसे ऊपर वाली ओवर कंपाउंड, फिर फ्लैट, फिर अंडर कंपाउंड, फिर डिफरेंशियली कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप ओवर कंपाउंड वाली कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, यही है आपकी, ठीक है। तो ओवर कंपाउंड में देखो आप सिंपल VT और IL को देखो, पॉइंट वाइज चेक करो, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है जैसे जैसे आपका लोड करंट बढ़ता है वैसे वैसे आपका टर्मिनल वोल्टेज भी इस केस में बढ़ता है। यानी ओवर कंपाउंड में क्या होता है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड करंट, यानी लोड करंट के बढ़ने के साथ आपका VT भी बढ़ता है, और यही पूछा था हमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो पॉइंट होता है वो लिख लेते हैं। इस फ्लैट कंपाउंड को हम लेवल कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से आपको समझ आना चाहिए, देखो फ्लैट या फिर लेवल, इसका मतलब होता है कि आपका जो नो लोड वोल्टेज होगा, ठीक है, नो लोड वोल्टेज वो आपका इक्वल होगा किसके, फुल लोड वोल्टेज के। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लैट कंपाउंड का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, कितना होगा, जीरो होगा। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या फिर पूछ लेगा कि किसका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होता है। सिंस इसमें देखो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज सेम होते हैं, तो इससे क्या बोलेंगे सिंपल कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा फ्लैट कंपाउंड में या फिर लेवल कंपाउंड में जीरो होगा, ठीक है। और ये करते कैसे, यानी इन दोनों को इक्वल कैसे करते हैं हम, वो करते हैं सीरीज एक्साइटेशन की मदद से। यानी सिंस कंपाउंड है तो शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होगी, तो फ्लैट में हम करेंगे सीरीज एक्साइटेशन से, यानी सीरीज एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक डाइवर्टर की मदद से। डाइवर्टर की मदद से मैंने बताया ना आपको कि कैसे करते चेंज, ठीक है। डाइवर्टर की मदद से सिंपल जो फील्ड में करंट फ्लो होगा उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे और नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज को इक्वल करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, लेवल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज एक्साइटेशन की मदद से करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ओवर कंपाउंड में क्या आता है कि आपका जो सीरीज करंट है, ठीक है, ISC, ठीक है, सीरीज करंट या आपका होता है डोमिनेंट कंपेयर टू शंट करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है कंपेयर टू शंट, ठीक है। अब सिंस अगर सीरीज ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सीरीज है उससे लोड आपको बेसिकली लोड में ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम ओवर कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें देखो टर्मिनल वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी जब सीरीज में आपकी जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा तो सीरीज फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो उस वजह से सिंपल बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवर कंपाउंड, और इस केस में सिंपल क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, विथ इंक्रीज इन लोड करंट, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया था हमें। और देखो अंडर कंपाउंड में क्या रहता है, आपकी जो शंट फील्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है कंपेयर टू सीरीज, ठीक है। बिकॉज देखो कंपाउंड को पहले हमने दो टाइप में डिवाइड तो कर दिया कि जो शंट है, ठीक है, शंट करंट और आपका सीरीज करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हमने बोल दिया वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, ठीक है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसको हमने बोल दिया डिफरेंशियली कंपाउंड, ठीक है। अब इनमें किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो उसके बेसिस पे हमने फ्लैट, ओवर और अंडर कंपाउंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल अगर शंट में फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है, शंट का डोमिनेटिंग फ्लक्स है कंपेयर टू सीरीज, तो ये आपका हो जाएगा अंडर कंपाउंड, ठीक है। और अंडर कंपाउंड में आपका जो फुल लोड वोल्टेज होता है VFL, ठीक है, ये कम होता है कंपेयर टू नो लोड वोल्टेज, ये ठीक है आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ लेवल कंपाउंड। तो लेवल का मतलब क्या हो गया, फ्लैट कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। DC जनरेटर टू रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड द सीरीज फील्ड MMF मस्ट इफेक्टिवली कंपनसेट। अब देखो लेवल कंपाउंड दे दिया और इसने सीरीज फील्ड फ्लक्स की बात कर दी, ठीक है। तो मैंने तो ये बता रखा आपको, लेवल कंपाउंड में हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं कि जो नो लोड वोल्टेज होता है, नो लोड वोल्टेज उसको इक्वल करते हैं फुल लोड वोल्टेज के, ठीक है। यही करते हैं हम सीरीज में, ठीक है, यही करते हैं हम लेवल कंपाउंड में। और ये करते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीरीज बाइंडिंग या फिर सीरीज एक्साइटेशन। तो सिंपल जो सीरीज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आर्मेचर रिएक्शन का जो MMF होगा उसको डोमिनेट कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा आर्मेचर में उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ब्रश कॉन्टैक्ट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके इन तीनों को जब कंपनसेट करेगी ना आपकी सीरीज फ्लक्स, तभी ये इक्वल होगा नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज। बिकॉज अगर इनमें कुछ ना कुछ तो आपका ड्रॉप होगा ना इनकी वजह से, ठीक है, इनमें अगर ड्रॉप हो गया तो ये कभी इक्वल मिलेगा ही नहीं। बट लेवल कंपाउंड में दोनों इक्वल होते हैं, तो सीरीज वाइंडिंग को या फिर सीरीज फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन MMF को भी कंपनसेट करना पड़ेगा, जो RA की वजह से ड्रॉप होगा यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस से उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, और ब्रश कॉन्टैक्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे 1, 2 and 3, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन ए DC कंपाउंड जनरेटर
फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट मतलब अगेन लेवल कंपाउंड, ठीक है। तो लेवल कंपाउंड में कैसे करते हैं, नो लोड वोल्टेज को फुल लोड वोल्टेज के इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं, सीरीज एक्साइटेशन की मदद से। सीरीज एक्साइटेशन को चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली सीरीज एक्साइटेशन से आप करोगे नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज को इक्वल, तो आपको जो मॉडिफिकेशन करना है या फिर जो फील्ड करंट है सीरीज फील्ड करंट, उसी को तो चेंज करोगे, तो सिंपल एक्साइटेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या लगते हैं, हम सिंपल डाइवर्टर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में एकदम बना के भी बताया था इसी वीडियो में, ठीक है। डाइवर्टर यूज करते हैं। डाइवर्टर से क्या होगा, जो फील्ड के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आपका चेंज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो ना, और उससे आप क्या करोगे, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज को इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको हम डाइवर्टर बोलते हैं अक्रॉस द सीरीज फील्ड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर ड्रिवन बाय इट्स प्राइम मूवर एट अ रेटेड स्पीड fails to build up voltage across its terminal at no load. What reason can be assigned for this? यानी आपका जो डीसी शंट जनरेटर है ना, तो आपका वोल्टेज बिल्डअप फेल हो गया, तो ये किस वजह से हो सकता है, ये पूछा कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिकॉज देखो न्यूमेरिकल तो हम कैसे भी कर लेते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अब देखो हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है वो कुछ आपका इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब इसमें जो स्टैंडर्ड हम पोलैरिटी लेके चलते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड पोलैरिटी होती है ना, ठीक है, हर चीज़ एक कोई स्टैंडर्ड, तो वो क्या रहती है, जैसे आर्मेचर में वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो ये पोलैरिटी रहती है प्लस माइनस ई ए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पोलैरिटी है। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये हमारा फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा फील्ड वोल्टेज, ठीक है, और इसकी पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा फील्ड करंट आई एफ, ठीक है। और यहाँ पे ये लोड करंट है, फिलहाल सिंस हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो नो लोड पे होता है, तो यहाँ पे हमारा लोड करंट जीरो होगा, ठीक है ना, ताकि ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ठीक है। अब देखो जब भी आप वोल्टेज बिल्डअप की बात करते हो डीसी शंट जनरेटर में, तो इसके लिए देखो मेनली, ठीक है, दो कंडीशन पढ़ते हो, ठीक है। दो कंडीशन क्या होती है, कि आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो दूसरी आप कंडीशन पढ़ते हो, ठीक है, वो आपकी आती है कि आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है आपके वोल्टेज बिल्डअप की, और इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो आप सिंपल बोल सकते हो सिंस हमारा वोल्टेज बिल्डअप फेल हुआ है तो ऑब्वियस बात है फील्ड रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल ए ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे, तो ये बट ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से आंसर सही है, ये भी सही है ऑप्शन, बट ये आपका सही नहीं है, ठीक है। एक तरह से देखो कैसे सही नहीं है ये समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो मान लेते हैं जो हमारा रोटर है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलहाल रोटेट हो रहा है, और ऐसे ही हमारा पूरा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ये सारी पॉलैरिटी हमने लिख रखी है, ठीक है। यहाँ तक अब देखो एकदम केस वाइज चलेंगे, ठीक है। पहला केस लेके चलो, देखो अगर आपका जो रेजिडुअल फ्लक्स है, ठीक है, ई ए आर, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, इसकी पॉलैरिटी आपने सेम रखी है, ठीक है। इसकी पॉलैरिटी आपने कोई चेंज नहीं किया, सेम है, बट आपने क्या किया, स्पीड जो थी आपकी, जो जनरेटर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था, अभी क्लॉकवाइज हो रहा था, आपने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। आपने स्पीड को रिवर्स कर दिया, यानी स्पीड अब क्या कर दी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज थी। तो देखो स्पीड को आप रिवर्स करोगे तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, देखो अगर स्पीड अगर आप यहाँ पे आपकी चेंज होती है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे अगर स्पीड होती है, तो अब जरा समझिए यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा टर्मिनल पे, ये पॉलैरिटी कैसी मिलेगी, इसकी आपको अपोजिट मिलेगी, ये पॉलैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉलैरिटी आपकी फील्ड की भी हो गई, ठीक है, यही वोल्टेज है ना फील्ड के अक्रॉस, तो यही पॉलैरिटी होगी। तो यहाँ से समझो, देखो जो फील्ड का जो फ्लक्स है, ठीक है, इस केस में जो फील्ड का फ्लक्स है उसकी पॉलैरिटी है माइनस और प्लस, ठीक है, ये आपका है फील्ड फ्लक्स, ठीक है। और हमारा जो रेजिडुअल फ्लक्स है, ये पॉलैरिटी जो मैंने लिखी है प्लस माइनस, ये आपकी रेजिडुअल फ्लक्स की होती है, ठीक है ना। तो रेजिडुअल फ्लक्स की है प्लस माइनस, ठीक है, इसको लिख लेते हो फाई आर। तो ये देखो क्या है, ये एक दूसरे का क्या अपोजिट है ना, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, आपका जो फील्ड फ्लक्स है ये रेजिडुअल फ्लक्स का अपोजिशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है। तो जरा समझिए, देखो अगर आपका ये रेजिडुअल फ्लक्स है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज बिल्डअप करवाता है। वोल्टेज बिल्डअप कैसे करवाता है, फील्ड करंट जनरेट करता है, उस फील्ड करंट से फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अगर ये फील्ड फ्लक्स इसको सपोर्ट करता है तब तो वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा, बट ये इसका अपोजिशन कर रहा है, यानी ये फील्ड फ्लक्स क्या कर रहा है, रेजिडुअल फ्लक्स को कम करने को ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका कभी वोल्टेज बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज बिल्डअप विल नेवर हैपन, ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। अब देखो ये तो आपका पहला केस हो गया, ठीक है, ये यही केस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द इनिशियल शंट फील्ड एमएमएफ, यानी जो आपका शंट फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये आपका क्या कर रहा है, असिस्ट नहीं कर रहा है, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा आपके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का अपोजिशन कर रहा है, ठीक है। यानी रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ वोल्टेज बिल्डअप होता है ना, उसको ये होने ही नहीं दे रहा। तो सबसे एग्जैक्टली ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
ये आपका बी ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इन दोनों कंडीशन से पहले आपका ये आता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है कंपेयर टू ए ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज देखो जिसने डीप स्टडी की है उसको आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगेगा, और जिसने आपका सिंपल ये ऊपर ये दो कंडीशन पढ़ के गया है वो आपका ए ऑप्शन पे टिक करेगा, तो उसका डेफिनेटली गलत होगा। ठीक है ना। अब देखो ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो रेजिडुअल फ्लक्स है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी अपोजिट है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो रेजिडुअल फ्लक्स अगर रिवर्स है तो ईएमएफ भी रिवर्स ही डेवलप होगा। ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे मैं ये पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पोलैरिटी माइनस और प्लस, ये मेरी पोलैरिटी है। ठीक है, और इस केस में जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो स्टार्ट में जो थी ना, वो ये स्टार्ट में हमारी थी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रोटेशन की जो डायरेक्शन है यानी स्पीड जो है ये हमारी सेम है। ठीक है, इसको हमने रिवर्स नहीं किया, ये हमारी सेम है। तो देखो स्पीड अगर सेम है तो पोलैरिटी यहाँ पे क्या रहेगी, जो स्टार्टिंग में थी वही पोलैरिटी रहेगी, प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी पोलैरिटी क्या रहेगी आपकी, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, फाई एफ, इसकी पोलैरिटी है देखो प्लस और माइनस, ये पोलैरिटी है। बट जो हमारा रेजिडुअल फ्लक्स है फाई आर, इसकी पोलैरिटी है देखो माइनस प्लस। तो अभी भी क्या हो रहा है, एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, और एक दूसरे का अपोजिशन करेंगे तो कोई भी आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, एंड देखो आपका जो तीसरा केस है, ठीक है, तीसरा केस आपका सिंपल क्या हो सकता है कि आपका जो ई ए आर यानी रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जो ई एम एफ इंड्यूस हुआ तो भी आपने रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया रिवर्स, क्लियर है। और हमारा जो स्पीड है इसको भी हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। ठीक है, ये भी हमारी रिवर्स हो गई, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड रिवर्स किए तो स्पीड को रिवर्स करते हैं। ठीक है, स्पीड रिवर्स मतलब अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ए सी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, स्पीड यहाँ पे हमारी है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये हमारी है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो हमें जो ईएमएफ है ये भी रिवर्स किया ना, तो ये पोलैरिटी होगी माइनस प्लस। ठीक है, और सिंस रोटेशन की भी डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी तो जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगा वो भी हमारा अपोजिट पोलैरिटी का आएगा। ठीक है, और सिंस यहाँ पे ये वीटी के क्रॉस देखो पोलैरिटी ये वाली है, तो हमारा वीएफ जो होगा ये भी यही पोलैरिटी रहेगी, देखो दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में देखो हमारा जो फील्ड फ्लक्स है फाई एफ, इसकी पोलैरिटी है माइनस प्लस। ठीक है, और जो हमारा रेजिडुअल फ्लक्स है इसकी पोलैरिटी है माइनस प्लस, तो दोनों देखो सेम पोलैरिटी के। ठीक है, तो यानी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी आपका जो फील्ड फ्लक्स है ये रेजिडुअल फ्लक्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सपोर्ट करेगा तो सिंपल वोल्टेज बिल्डअप हमारा पॉसिबल होगा। तो अब देखो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारा हो गया ई ए। ठीक है, ये हमारा हो गया फील्ड करंट, यहाँ पे हमने फील्ड करंट को नेगेटिव कर दिया इस साइड। ठीक है, और इस साइड हमारा आर्मेचर वोल्टेज नेगेटिव हो गया। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज नेगेटिव मतलब जो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से नेगेटिव होगा तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो देखो हमने देखा जब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तब आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, और जब आपके दोनों नेगेटिव है तब भी आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, यानी दोनों को अगर रिवर्स कर देते तो वोल्टेज बिल्डअप होता है ना। तो देखो इन केस में आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है, बाकी इसमें वो कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं है और इसमें भी कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपकी जो फील्ड करंट है, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और आर्मेचर वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल आपका यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा और यहाँ पे ये वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये आपको बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इज सप्लाइंग 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट। नाउ इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड द टर्मिनल वोल्टेज विल। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है। तो देखो सिंस पहले तो क्या क्यूमुलेटिवली कंपाउंड पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। ठीक है ना, तो सिंस मैंने क्या बताया क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि आपकी जो सीरीज वाइंडिंग होगी और आपकी जो शंट वाइंडिंग होगी दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर ये आपकी शंट वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपकी अगर सीरीज वाइंडिंग है तो इनमें क्या होगा, अगर शंट वाइंडिंग का करंट अगर इस डायरेक्शन में आई शंट, ठीक है, तो सीरीज वाइंडिंग का भी करंट इसी डायरेक्शन में होगा। सिंस क्यूमुलेटिव कंपाउंड में दोनों में करंट सेम रहता है, यानी सेम डायरेक्शन में रहता है ना, जो टोटल फ्लक्स आप क्या बोल सकते हो सिंपल, जो भी मेरा शंट फ्लक्स है, ठीक है, और जो मेरा सीरीज फ्लक्स है इन दोनों का सम होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया कि सीरीज वाइंडिंग जो है ना, ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपकी क्या हुई, शॉर्ट सर्किट। तो ये लो सीरीज वाइंडिंग थी, ठीक है, इसको मैंने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, तो जैसे ही शॉर्ट करूंगा कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो टोटल फ्लक्स अब किस केस में मेरा कितना हो गया, सिंपल ये मेरा हो गया शंट फ्लक्स के बराबर। तो सिंपल क्या बोल सकते हो, फ्लक्स आपका कम हो गया, फ्लक्स कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा। अब ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी मेरे को कम मिलेगा। ठीक है, तो पहले मिला था 200, अब कितना मिलेगा, ऑब्वियस बात है 200 से कम मिलेगा बिकॉज फ्लक्स हमारा कम हो गया है। तो बोलेंगे विल बिकम लेस देन 200 वोल्ट। डीसी जनरेटर विल बी फ्लैट कंपाउंड।
ठीक है, यानी फ्लैट मतलब लेवल कंपाउंड। आपका कोई भी डीसी जनरेटर कब होगा फ्लैट कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल कब होगा, जब नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर हो जाए। और ये दोनों बराबर कब होंगे, यानी सीरीज एक्साइटेशन को कुछ इस तरह करेंगे कि वो आपके आर्मेचर रिएक्शन एमएफ को कंपनसेट कर दे, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप को कंपनसेट करे, और आपके ब्रश पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो उसको कंपनसेट करे, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा फ्लैट में कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, वो सेम रहेगा चाहे लोड में कितना भी आपके चेंज हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी कि जब आप कर्व बनाते हो, ठीक है, फ्लैट कंपाउंड के लिए, तो मैंने आपको बनाया भी था। तो देखो सिंपल क्या हो जाएगा, ये जैसे वी टी है और ये आपका लोड करंट है। तो सिंपल लेवल कंपाउंड में या फिर फ्लैट कंपाउंड क्या होगा, ये आपकी कोई वी टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसमें चाहे लोड आपका कितना भी बढ़े, ठीक है, ये आपका वी टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका क्या है, लेवल कंपाउंड। देख सकते हो एकदम लेवल में एक लाइन बनी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लेवल कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। ओवर और अंडर कंपाउंडिंग ऑफ अ डीसी जनरेटर इज अचीव बाय, ठीक है, ये आप कैसे अचीव करते हो, सिंपल शंटिंग मोर और लेस करंट फ्रॉम द सीरीज फील्ड, यानी सीरीज फील्ड से आप करंट को, ठीक है, या तो बढ़ाओ या फिर कम करो, उससे आप कर सकते हो सिंपली। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल बी इन अ पोजिशन टू बिल्डअप विदाउट एनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी इनमें से कौन सा आपका डीसी जनरेटर बिना किसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के वोल्टेज बिल्डअप कर सकता है, ठीक है। तो देखो सीरीज में बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा, शंट में जरूरी है, कंपाउंड में जरूरी है, ठीक है, बिकॉज ये सारे आपके सेल्फ एक्साइटिंग डीसी जनरेटर है। बट आपका जो सेपरेटली एक्साइटेड है, इसमें क्या होता है कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम अलग सोर्स से एक्साइट करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हमें किसी भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर हैज अ राइजिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो राइजिंग मतलब जो वी टी और जो लोड करंट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल समझो, देखो अगर आपका सिंस सीरीज है ना, ठीक है, इसका आंसर तो सीरीज हो जाएगा, बिकॉज देखो सीरीज में क्या रहता है कि आपका जो देखो आर्मेचर करंट, ठीक है, वो सेम होता है सीरीज करंट के, ठीक है, वो सेम रहता है हमारे लोड करंट के, ठीक है। तो देखो अगर हमारा लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड करंट बढ़ेगा, तो सिंपल हमारा क्या बढ़ेगा, सीरीज में करंट बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम ही होते हैं। अब सीरीज में करंट बढ़ेगा तो सीरीज में फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, और सीरीज में फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर में वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा, हमारा वी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आर्मेचर में वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा तो टर्मिनल में वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे साफ देख सकते हो, जो लोड करंट है और हमारा जो वी है, ये दोनों देखो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी दोनों क्या एक तरह से राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी आपका बढ़ता है। तो ये आपका सिर्फ सीरीज में ही होता है, बाकियों में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड, तो आप साफ बता सकते हो, देखो नो लोड की बात कर रहा है, ठीक है। सिंस नो लोड है तो इस केस में देखो लोड करंट आपका जीरो, ठीक है, सिंस नो लोड है तो लोड करंट जीरो। और सिंस हमारी जो सीरीज होती है, सीरीज वाइंडिंग में या फिर सीरीज डीसी जनरेटर में क्या रहता है कि आर्मेचर करंट सेम एज सीरीज फील्ड करंट, ठीक है, विच इज सेम एज लोड करंट। सिंस लोड करंट जीरो तो सीरीज करंट भी हमारा जीरो, यानी कोई भी आपकी एक्साइटेशन नहीं है। सिंस कोई एक्साइटेशन नहीं है यानी कोई फ्लक्स नहीं है, तो इस केस में जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, आर्मेचर में, वो किसकी वजह से होगा, जो आपका रेजिडुअल फ्लक्स होगा, ठीक है, ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स। और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, कितनी 2 to 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसने यही बोला था क्वेश्चन में कि नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। कौन होता है, सीरीज में होता है ये, बिकॉज सीरीज में हमारा वोल्टेज बहुत कम इंड्यूस होता है, बिकॉज रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से होता है ना, ठीक है, बिकॉज हमारे सीरीज में बहुत कम वोल्टेज इंड्यूस होता है जो कि हमारे रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।